आज हमारे पास एक छोटी सी किताब है जिसका असर बहुत बड़ा रहा है। जेम्स एलन की एज अ मैन थिंकeth, यानी जैसा मनुष्य सोचता है। हाँ, ये किताब 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन आज भी लोग इसे पढ़ते हैं। बिल्कुल। और इसकी खासियत इसकी लंबाई में नहीं, बल्कि इसकी गहराई में है। ये कोई मोटी ताजी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। इसे आप विचारों का कॉन्सेंट्रेट कह सकते हैं। हाँ, सही कहा। लेखक ने खुद इसे ध्यान और अनुभव का परिणाम कहा था, और ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट लगती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 100 साल पहले के ये विचार आज की इस भागदौड़ भरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन जिंदगी में भी काम करते हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन इस किताब के कोर आइडिया को परखना है कि हमारे विचार ही हमारी रियलिटी बनाते हैं। हम देखेंगे कि ये आइडिया हमारी कैरेक्टर को, हमारी हेल्थ, हमारी सक्सेस और यहाँ तक कि हमारे मन की शांति को कैसे शेप करता है। चलिए देखते हैं ये विचार आज के दौर में कितने खरे उतरते हैं। किताब की शुरुआत ही एक बहुत दमदार लाइन से होती है। मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है वो वैसा ही होता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? मतलब सिर्फ सोचने से कोई इंसान अच्छा या बुरा बन जाता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एलन का जो मूल सिद्धांत है वो कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित है, मतलब कार्य और कारण। अच्छा। उनका कहना है कि कुछ भी यूं ही नहीं होता। जैसे एक पौधे के लिए बीज जरूरी है, वैसे ही हमारे हर एक्शन के पीछे एक थॉट, एक विचार रूपी बीज होता है। यहाँ तक कि जो काम हम बिना सोचे समझे करते हैं। हाँ, वो भी हमारी पुरानी आदतों और विचारों का ही नतीजा होते हैं। तो महान कैरेक्टर कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो सही विचारों को लगातार प्रैक्टिस करने का नतीजा है। मतलब ये एक तरह की मेंटल जिमिंग है। जैसे बॉडी बनाने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ही कैरेक्टर बनाने के लिए रोज अपने विचारों पर काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर वो मन के बगीचे वाली एनालॉजी आती है जो बहुत पावरफुल है। हाँ। सोचिए कि आपका मन एक जमीन का टुकड़ा है। आप या तो उसमें अच्छे काम के बीज बो सकते हैं, जैसे हिम्मत, प्यार, पॉजिटिविटी, या फिर आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन मन कभी खाली नहीं रहता। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोएंगे तो बेकार की खरपतवार जैसे डर, शक, नफरत ये अपने आप उगाएंगी और पूरे बगीचे पर कब्जा कर लेंगी। ये बात मुझे थोड़ी परेशान कर रही है। किताब में एक जगह लिखा है कि परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती, बल्कि वो उसे दुनिया के सामने उजागर करती हैं। हाँ। और ये भी कि व्यक्ति हमेशा सही जगह पर होता है। इसका मतलब अगर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है, कोई गरीबी में है, तो क्या वो भी उसके अपने विचारों का नतीजा है? ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, जैसे हम विक्टिम को ही ब्लेम कर रहे हो। नहीं, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और इस विचार को अक्सर गलत समझा जाता है। एलन का मकसद किसी को दोष देना नहीं है। तो फिर क्या है? उनका पॉइंट ये है कि हम बाहरी परिस्थितियों को सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा उन परिस्थितियों के प्रति जो नजरिया है, जो हमारे विचार हैं, वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। एक उदाहरण से समझाएंगे? बिल्कुल। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो सोचता है कि मेरा मैनेजर मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे कभी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। अब इस एक विचार की वजह से वो मीटिंग्स में चुप रहता है, नए आइडियाज नहीं देता, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालता, और फिर साल के एंड में सच में उसे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलता। और फिर वो कह सकता है कि देखा, मैं तो पहले ही जानता था। एग्जैक्टली। लेकिन असल में उसकी परिस्थिति उसके अपने विचार का ही नतीजा बन गई। मतलब ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसा है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही एक्ट करते हैं, और फिर हमारे एक्शंस वैसी ही रियलिटी बना देते हैं। बिल्कुल। किताब का मैसेज ये नहीं है कि दुनिया में अन्याय नहीं है। मैसेज ये है कि बाहरी दुनिया से लड़ने के बजाय हमें अपने अंदर के विचारों को बदलना होगा। तो दूसरों को या किस्मत को कोसना बंद कर दो। हाँ, अपनी परिस्थितियों को एक फीडबैक लूप की तरह देखिए, जिससे पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है, और फिर खुद को मजबूत और बेहतर विचारों से गढ़ने लगिए। ठीक है, तो विचार हमारे कैरेक्टर और हमारी बाहरी दुनिया को शेप करते हैं, लेकिन ये कनेक्शन और कितना गहरा जाता है। किताब में एक दावा है, शरीर मन का सेवक है। क्या हमारे विचार हमारी फिजिकल हेल्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं? 100 साल पहले ये एक बहुत बड़ा क्लेम था। बिल्कुल। लेकिन आज की मेडिकल साइंस, हाँ, आज तो इसे माइंड बॉडी कनेक्शन कहते हैं। बिल्कुल। किताब में लिखा है कि डर और चिंता जैसे विचार शरीर को तोड़ देते हैं और बीमारी के लिए दरवाजा खोल देते हैं।
और अब हमें पता है कि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जो लंबे समय तक हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। और इसका उल्टा भी सच है। हाँ। क्या अच्छे विचार हमें सेहतमंद बना सकते हैं? हाँ, काफी हद तक। जेम्स एलन लिखते हैं कि दृढ़, पवित्र और सुखद विचार शरीर को मजबूत और सुंदर बनाते हैं। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट में होता है। सही पकड़ा। जहां मरीज को लगता है कि वो असली दवा ले रहा है और सिर्फ उस विश्वास से ही उसकी सेहत सुधरने लगती है। जब हमारा मन शांत और खुश होता है तो हमारा नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में होता है, जो हीलिंग के लिए सबसे अच्छा है। ये वाकई दिलचस्प है। तो अगर हमारी विचार इतने पावरफुल हैं तो उन्हें कंट्रोल कैसे करें? मतलब दिन भर में तो हजारों विचार आते जाते रहते हैं, उन्हें एक दिशा कैसे दी जाए? यहीं पर उद्देश्य यानी पर्पस का रोल आता है। अच्छा। बिना उद्देश्य के मन एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें पतवार नहीं है। वो लहरों और हवाओं के रहमो करम पर कहीं भी बहती चली जाएगी। एलन का कहना है कि लक्ष्य विहीनता एक अवगुण है, एक वीकनेस है। तो जब आपके पास एक क्लियर पर्पस होता है, हाँ, तो वो आपके विचारों के लिए एक एंकर, एक सेंट्रल पॉइंट बन जाता है। फिर आप अपने सारे बिखरे हुए विचारों को उस एक मकसद की तरफ चैनल कर सकते हैं। और ये पर्पस कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई बिजनेस गोल, कोई स्पिरिचुअल गोल। कुछ भी, चाहे वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनना हो, एक सफल बिजनेस खड़ा करना हो या एक शांत और संतुलित जीवन जीना हो। पॉइंट ये है कि एक मकसद होना चाहिए। इससे सेल्फ कंट्रोल और कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस होती है। बिल्कुल। किताब कहती है कि भले ही आप बार बार फेल हो, लेकिन उस उद्देश्य पर टिके रहने से जो कैरेक्टर में मजबूती आती है, वही असली सफलता है। और ये उपलब्धि अचीवमेंट से कैसे जुड़ा है? क्या सिर्फ मेहनत काफी नहीं है? इस फिलॉसफी के हिसाब से मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत, और वो दिशा विचार तय करते हैं। अच्छा। एलन कहते हैं कि व्यक्ति जो कुछ भी हासिल करता है या करने में फेल होता है, वो सीधे सीधे उसके अपने विचारों का परिणाम है। यहाँ पर त्याग का कॉन्सेप्ट भी आता है। मतलब सैक्रिफाइस। हाँ, कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना त्याग के नहीं मिलती। और ये त्याग सिर्फ बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि अपने अंदर के जो पाशविक, जो भ्रमित विचार हैं, उनका त्याग करना होता है। किताब में एक बहुत गहरी बात लिखी है कि ब्रह्मांड लालची या बेईमान लोगों का साथ नहीं देता, भली सतह पर ऐसा लगे। ये बात आज की दुनिया में पचाना थोड़ा मुश्किल है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और शायद एलन का मतलब यहाँ सफलता की परिभाषा से है। हो सकता है कोई बेईमानी से पैसा कमा ले, पावर हासिल कर ले, पर क्या वो मन से शांत है? क्या उसकी सफलता टिकाऊ है? तो शायद उनका मतलब ये है कि सच्ची सफलता, जिसमें मन की शांति भी हो, वो सिर्फ सही विचारों से ही मिल सकती है। बिल्कुल। जो बेईमानी से पाया गया है, वो डर और चिंता भी साथ लाता है। एलन का मानना है कि यूनिवर्स के कुछ गहरे नियम हैं जो ईमानदारी, उदारता और सच्चाई का साथ देते हैं। और ये भी कि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। किताब में चेतावनी दी गई है कि कई लोग सफल होकर कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। हाँ, ढीले पड़ जाते हैं और फिर वापस असफलता की ओर फिसलने लगते हैं। मतलब अपने मेंटल गार्डन की देखभाल लगातार करनी पड़ती है। सजगता या वॉचफुलनेस बहुत जरूरी है। ठीक है, अब किताब के उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा पोएटिक लगा। परिकल्पनाएं और आदर्श, यानी विजन्स एंड आइडियल्स। इसमें एक लाइन है, स्वप्न दृष्टा विश्व के उद्धारक होते हैं। मतलब ड्रीमर्स आर द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। सुनने में ये थोड़ा फिल्मी लगता है ना? क्या ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने की बात हो रही है? हाँ, सुनने में ये थोड़ा आदर्शवादी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि आज हम जिसे रियलिटी समझते हैं, वो कभी किसी का सपना ही थी। हवाई जहाज में उड़ने का सपना, चांद पर जाने का सपना, इंटरनेट से दुनिया को जोड़ने का सपना, ये सब कभी किसी के मन में एक विजन ही तो था। बिल्कुल। कोलंबस ने एक नई दुनिया का सपना देखा और उसे खोज निकाला। बुद्ध ने एक निर्मल आध्यात्मिक दुनिया की परिकल्पना की और उसमें प्रवेश किया। तो हमारे सपने, हमारा विजन इस बात की भविष्यवाणी है कि हम आखिरकार क्या बनेंगे। तो अगर हमारी आज की परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर हमारे मन में एक बेहतर भविष्य का सपना है, एक आदर्श है, तो हम उसे पा सकते हैं। किताब का यही कोर मैसेज है। आप अपने अंदर रोज एक दिशा में यात्रा कर रहे हो और बाहर की दुनिया स्थिर रहे, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा। जिस विजन को आप अपने मन में सम्मान देते हैं, जिस आदर्श को आप अपने दिल के सिंहासन पर बिठाते हैं, उसी से आप अपने जीवन का निर्माण करेंगे और आखिर में वही आप बन जाएंगे।
वो सपना आपके विचारों को, आपके एक्शंस को, आपकी आदतों को गाइड करने लगता है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एग्जैक्टली जहां आपका विजन आपके हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो हमने विचारों की शक्ति को समझा, उद्देश्य बनाया, सपनों को सच करने की बात की। ये सब बहुत मेहनत का काम लगता है। इस पूरी यात्रा का, इस सारे सेल्फ कंट्रोल का अंतिम पे ऑफ क्या है? किताब का अंत प्रशांति यानी सिरेनिटी पर होता है, मन की शांति। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांति को समझदारी के सबसे कीमती रत्नों में से एक कहा गया है। ये कोई पैसिव स्टेट नहीं है कि बस शांत बैठ गए। ये लंबे समय तक धैर्य से किए गए सेल्फ कंट्रोल का नतीजा है। मतलब ये तूफान से भागना नहीं है, बल्कि तूफान के बीच में शांत खड़े रहने की काबिलियत है। क्या खूब कहा। एक शांत मन वाला व्यक्ति समुद्र के बीच में एक चट्टान की तरह होता है। लहरें आती हैं, टकराती हैं और चली जाती हैं, पर चट्टान अपनी जगह पर खड़ी रहती है। एलन कहते हैं कि जितना ज्यादा कोई व्यक्ति अंदर से शांत होता जाता है, भलाई के प्रति उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती जाती है। तो अंत में ये सब घूम फिर कर अपने विचारों का मालिक बनने पर ही आता है। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। बिल्कुल। तो आज हमने जेम्स एलन की इस छोटी सी किताब की दुनिया की एक गहरी यात्रा की। हमने देखा कि कैसे एक विचार कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर से परिस्थितियां बनती हैं, और कैसे यही विचार हमारे स्वास्थ्य, उद्देश्य, उपलब्धियों और आखिर में मन की शांति को तय करते हैं। हाँ, ये एक सीधी सीधी चेन ऑफ इवेंट्स है जिसकी हर कड़ी हमारे हाथ में है। और किताब का सबसे गहरा संदेश शायद यही है कि हमारी आत्मा की गहराइयों में एक आदेश देने वाला मालिक, एक मास्टर पावर सोई हुई है। आत्मनियंत्रण मनोबल है, सही विचार निपुणता है और प्रशांति शक्ति है। और उसे जगाने की जरूरत है। बिल्कुल। और उस मालिक को जगाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है और किसी की नहीं। और ये चर्चा एक सवाल के साथ खत्म होती है। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी असलियत को आकार देते हैं, तो आज हम अपने मानसिक बगीचे में क्या उगने दे रहे हैं? और उस सोए हुए मालिक को जगाने के लिए हमारा अगला विचार क्या हो सकता है? आप देख रहे हैं बुक्स वॉइस स्टूडियो, ज्ञान की आवाज। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।